हेलो फ्रेंड्स, आज मैं नायर बड़ौदा द्वारा कंडक्ट करवाए गए असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट के पेपर्स के सॉल्यूशन देखेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये पेपर नायर बड़ौदा के द्वारा असिस्टेंट इंजीनियर यानी AEN पोस्ट के लिए कंडक्ट करवाए गए थे, जो कि एग्ज़ाम डेट 5 मार्च 2023 को कंडक्ट करवाए गए थे। और यह पेपर 70% DPQ कोटा के अंतर्गत ये पेपर कंडक्ट हुआ था, जो कि सप्लीमेंट्री पेपर के रूप में कंडक्ट करवाए गए थे। जो कैंडिडेट मेन एग्ज़ाम 19 फरवरी 2023 को किसी कारणवश अपीयर नहीं हो पाए थे, उसके कारण उसको एक एक्स्ट्रा चांस दिया गया था सप्लीमेंट्री के तौर पर, जो कि 5 मार्च 2023 को ये पेपर रखा गया था। इस पेपर के अंतर्गत 2 पार्ट में पेपर को कंडक्ट करवाए गए थे। पहला पार्ट था टेक्निकल सेक्शंस एवं ऑफिशियल लैंग्वेज सेक्शन, और पार्ट बी सेक्शंस के अंतर्गत इस्टेब्लिशमेंट एंड फाइनेंशियल रूल्स सेक्शंस को इंक्लूड किए गए थे। तो यहाँ पर हम इस वीडियो के अंतर्गत पार्ट बी सेक्शंस, इस्टेब्लिशमेंट और फाइनेंशियल रूल्स के प्रश्न को देखेंगे। साथ ही साथ जो पार्ट ए सेक्शंस के अंतर्गत 10 प्रश्न ऑफिशियल लैंग्वेज के पूछे गए हैं, उसको भी यहाँ पर देखेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे। चलिए देखते हैं यहाँ पर पार्ट बी सेक्शंस के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। पहले प्रश्न की अगर बात करें पार्ट बी सेक्शंस की, तो पूछा गया है रिप्लाई ऑफ ऑडिट इंस्पेक्शंस रिपोर्ट ऑफ एन ऑफिस इन द डिवीजन विल बी सेंट बाय द कंसर्न ऑफिसर्स इन चार्ज ऑफ डेट ऑफिस टू द मंडल के किसी कार्यालय की लेखा परीक्षा निरसन रिपोर्ट का जवाब उस कार्यालय के इंचार्ज अधिकारी द्वारा डैश को भेजा जाएगा। यानी जो भी ऑडिट इंस्पेक्शन किया जाता है डिविजनल ऑफिस के अंतर्गत, तो उसके जो रिपोर्ट कंसर्न ऑफिसर्स इंचार्ज के द्वारा भेजा जाता है वह अकाउंट ऑफिसर्स को भेजे जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी अकाउंट ऑफिसर्स यानी लेखा अधिकारी के पास भेजा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर्स ऑफ टू बीच हाईएस्ट ग्रेड आर इशूड ब्रॉन्ज पासेज एज ड्यूटी पास। निम्नलिखित में से अधिकतम किस स्तर तक के अधिकारियों को ड्यूटी पास के रूप में ब्रॉन्ज पासेज जारी किया जाता है। चूँकि आप जानते हैं कि रेलवे के अंतर्गत ग्रुप ए से लेकर ग्रुप डी तक के कर्मचारी और ऑफिसर्स को ड्यूटी पास के रूप में अलग अलग तरह के पासेज इशू किए जाते हैं, जिसमें से यहाँ पर हमसे पूछा गया है ब्रॉन्ज पासेज के रूप में कि कौन से ग्रेड तक मैक्सिमम यानी हाईएस्ट ग्रेड तक को ब्रॉन्ज पासेज इशू किया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो जो लेवल 8 से लेकर लेवल 13 तक के जो गैजेटेड ऑफिसर्स होते हैं उसको यह पासेज यानी ब्रॉन्ज पास इशू किए जाते हैं एज अ ड्यूटी पास के रूप में। यहाँ पर जो मैक्सिमम जो 13 ग्रेड के जो ऑफिसर्स हैं लेवल्स के, वह सिलेक्शन ग्रेड के ऑफिसर्स होते हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया था हाईएस्ट जो ग्रेड के ऑफिसर्स होंगे, तो यहाँ पर सिलेक्शन ग्रेड इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि ऑप्शन नंबर की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी लेवल 8 से लेकर लेवल 13 तक के जो ग्रुप ए और बी के गैजेटेड ऑफिसर्स हैं उसको ब्रॉन्ज पास इशू किए जाते हैं। इसके अलावा जो लेवल 14 एंड 15 के जो ऑफिसर्स होते हैं यानी हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड्स और सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड्स के ऑफिसर्स होते हैं उसको सिल्वर पास इशू किए जाते हैं। इसके अलावा जो लेवल 16 और 17, लेवल 16 के अंतर्गत GM यानी जोनल हेडक्वार्टर चेयरमैन जो होते हैं जनरल मैनेजर्स, उसको लेवल 16 के अंतर्गत रखा गया है। और लेवल 17 के अंतर्गत चेयरमैन रेलवे बोर्ड, मेंबर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ट्रैफिक, ट्रैक्शन और रोलिंग स्टॉक, ऑपरेशंस
एंड बिजनेस डेवलपमेंट मेंबर्स और मेंबर्स फाइनेंस जो है उसको लेवल 17 के अंतर्गत रखा गया। इसके अलावा जो CCRS यानी चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी और डायरेक्टर जनरल जो RPF की है, ह्यूमन रिसोर्सेज की है, ये सारे को लेवल 17 के अंतर्गत इंक्लूड किए गए हैं। इस प्रकार जो लेवल 16 और 17 के जो ऑफिसर्स हैं उसको एज अ ड्यूटी पास के रूप में गोल्ड पासेज इशू किए जाते हैं, जो कि रेलवे के मैक्सिमम जो लेवल है 17 यानी 17 होते हैं मैक्सिमम लेवल। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ बात करें तो परचेज ऑफ न्यू ट्रैक मशीन्स इज इंक्लूडेड इन, मिस नए ट्रैक मशीन की खरीद डैश में शामिल की जाती है। तो यहाँ पर ट्रैक मशीन्स की परचेज की बात की गई है। तो चूंकि आप जानते हैं कि जितने भी रोलिंग स्टॉक की परचेज होते हैं रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम के अंतर्गत, जैसे कि हमारा लोकोमोटिव्स, कोचिंग एंड गुड्स स्टॉक्स, ब्रेक डाउन जो रोलिंग स्टॉक्स होते हैं यानी 140 टन क्रेन्स, टावर वैगन्स, ट्रैक मशीन्स वगैरह, वो सारे हमारा रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम के अंतर्गत ही परचेज किए जाते हैं। इसकी अगर बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम यानी चल स्टॉक कार्यक्रम, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो एज पर इंडियन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट मैनुअल नॉर्मली द सिलेक्शन फॉर अपॉइंटमेंट टू ग्रुप बी पोस्ट्स शुड बी हेल्ड डैश, इस भारतीय रेलवे स्थापना मैनुअल के अनुसार समूह ख के पदों के लिए चयन साधारणतः डैश किया जाना चाहिए, यानी कितने पीरियड के अंतराल पर जो ग्रुप बी के पोस्ट जो फिल किए जाते हैं अपॉइंटमेंट किए जाते हैं वो कितने अंतराल पर किए जाते हैं एज इंडियन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट मैनुअल के अनुसार यहाँ पर पूछा गया है। तो ग्रुप बी के लिए अगर बात करें यहाँ पर तो 2 ईयर्स के इंटरवल पर इसको फिल किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, 1 in 2 years यानी 2 वर्ष में एक बार। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अर्नेस्ट मनी और बीड सिक्योरिटी इज डिपॉजिटेड, मीन्स जो बयाने की रकम या बीड सिक्योरिटी जो जमा की जाती है किसी भी टेंडर्स को जो रिसीविंग होते हैं उसको करने से पहले एक EMD यानी अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट किया जाता है एज ए सिक्योरिटी पर्पस के रूप में। तो यहाँ पर अगर बात करें तो कब किया जाता है डिपॉजिट, तो वह जब टेंडर को सबमिट किया जाता है प्राइवेट पार्टीज़ के द्वारा, तो उस समय उसको एज EMD यानी अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट सिक्योरिटी पर्पस के तौर पर जमा करना अनिवार्य होता है, जिसके जो अलग अलग टेंडर्स के लिए वैरी करता है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर D इसका सही उत्तर हो जाएगा कि जो मनी जमा किए जाते हैं जब टेंडर इसमें सबमिट करने के दौरान। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर D इसका सही उत्तर हो जाएगा, वाइल सबमिटिंग टेंडर्स यानी निविदा जमा करते समय। ऑप्शन नंबर D यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो ए रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एनी एसेट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड, मीन्स किसी भी परिसंपत्ति के मूल्य में समय की अवधि के साथ साथ कमी को डैश कहा जाता है। क्योंकि कोई भी एसेट्स यानी जो ऑब्जेक्ट वगैरह होते हैं उसको टाइम के ड्यूरेशन के हिसाब से उसमें डिप्रिसिएशन यानी उसमें कमी गिरावट आते रहते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि वो रिडक्शन क्या कहलाएगा, तो उसको हम डिप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास के रूप में जानेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर C इसका सही उत्तर हो जाएगा, डिप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास। इसके अलावा जो इसके लिए जो डिप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास जो बताया गया है इसके लिए एक फंड रिजर्व किया जाता है DRF यानी डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड, जो कि जो ओल्ड एसेट्स होने पर उसको रिप्लेसमेंट किया जा सके या रिन्यूअल किया जा सके ओल्ड एसेट्स को, इसके लिए DRF फंड रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम वेंडर्स ऑन अकाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ वाटर सप्लाई टू देम इज अकाउंटेड अंडर बीच सब मेजर हेड ऑफ द रेलवे अर्निंग्स, मीन्स जो वेंडरों की सप्लाई किए गए पानी की
एवज में उनसे वसूल की गई राशि रेलवे की कमाई के किस सब मेजर हेड की लेखा में की जाती है। तो बात करें यहाँ पर जो वाटर सप्लाई किया जाता है उसकी जो कॉस्ट वेंडर्स के द्वारा जो वसूल किए जाते हैं रेलवे के द्वारा, वह सब मेजर हेड की अगर बात करें तो 3 सब मेजर हेड में डिवाइड किए गए हैं टोटल रेलवे के अर्निंग्स के द्वारा। इसमें ऑब्जेक्ट जो एक्स है उसके अंतर्गत अर्निंग्स फ्रॉम कोचिंग ट्रैफिक, ऑब्स्ट्रैक्ट वाई के अंतर्गत अर्निंग्स फ्रॉम गुड्स ट्रैफिक, जबकि ऑब्स्ट्रैक्ट जेड के अंतर्गत सन्ड्री अदर अर्निंग्स यानी जो विविध अन्य कमाई होते हैं उसको ऑब्स्ट्रैक्ट जेड के अंतर्गत इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पर जो वाटर से कॉस्ट की जो रिकवरी की जाती है वो अदर देन कोचिंग ट्रैफिक या गुड्स ट्रैफिक के अलावे होते हैं, तो वो हमारा ऑब्स्ट्रैक्ट जेड के अंतर्गत आ जाएगा, यानी सन्ड्री अदर अर्निंग्स हो जाएगा इसका सही उत्तर, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, यानी अन्य विविध कमाई के अंतर्गत ऑब्स्ट्रैक्ट जेड के अंतर्गत इसको इंक्लूड किए जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ बात करें तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ प्रेम। प्रेम का फुल फॉर्म पूछा गया है, चूँकि रेलवे के अंतर्गत अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल्स और कर्मचारी के बीच को मैनेजमेंट किया जा सके, जिसके लिए प्रेम एक संस्था है जिसका फुल फॉर्म होता है पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज इन मैनेजमेंट। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज इन मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही उत्तर होगा। जिसकी इस्टेब्लिशमेंट की अगर बात करें तो इसका इस्टेब्लिशमेंट 1954 के अंतर्गत किया गया था, जिसकी एक अलग अलग लेवल पर इसकी मीटिंग कंडक्ट करवाई जाती है, जिसमें रेलवे बोर्ड लेवल पर इसके जो चेयरमैन होते हैं वह चेयरमैन रेलवे बोर्ड खुद ही होते हैं। जोनल स्तर पर इसके चेयर जो करते हैं वह जनरल मैनेजर्स होते हैं, और डिवीजनल स्तर पर DRM यानी डिवीजनल रेलवे मैनेजर होते हैं इसके चेयरमैन। बाकी इसकी अगर बात करें मीटिंग्स तो इसकी मीटिंग 3 मंथ के अंतराल पर करवाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी GST नॉट एप्लीकेबल। निम्नलिखित में से जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं कौन से पर जो GST टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यहाँ पर जितने भी भारत के अंतर्गत जितने भी क्रय विक्रय जो भी समास होते हैं यानी सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट या सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह, वो सारे पर GST अप्लाई होते हैं अदर देन पेट्रोल और डीजल प्रोडक्ट्स के अलावे। तो यहाँ पर हमारा नॉन ऑफ द गिवन ऑप्शंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिस पर लागू नहीं हो पाएंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगर यहाँ पर बात करें GST की तो इसको 1 जुलाई 2017 में उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं बीच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ एक्सपेंडिचर्स नेसेसरली रिक्वायर्स द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। निम्नलिखित में से किस श्रेणी के व्यय के लिए आवश्यक रूप से संसदीय अनुमोदन जरूरी होता है। चूँकि यहाँ पर जानते हैं आप कि टोटल 2 तरह के एक्सपेंडिचर्स किए जाते हैं, एक वोटेड एक्सपेंडिचर्स और एक चार्ज एक्सपेंडिचर्स। जिसमें हमारा जो वोटेड एक्सपेंडिचर्स होता है उसके लिए हमारा पार्लियामेंट की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होता है, जबकि हमारा चार्ज एक्सपेंडिचर्स के अंतर्गत ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि किस केस में हमारा अप्रूवल्स जो पार्लियामेंट्स की होंगे वो रिक्वायरमेंट होगा, तो वो हमारा वोटेड एक्सपेंडिचर इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें हमारा पार्लियामेंट की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होता है। इसके अलावा जो हमारा चार्ज एक्सपेंडिचर्स है जिसमें रिक्वायरमेंट नहीं होता है, उसके अंतर्गत जो भी हमारा सुप्रीम कोर्ट्स के कैग के जितने भी वेतन या वगैरह वगैरह जो दिए जाते हैं वो सारे हमारे चार्ज एक्सपेंडिचर्स के अंतर्गत आते हैं, जिसके लिए पार्लियामेंट्स की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं होता है। और दोनों जो फंड है जो एक्सपेंडिचर्स किए जाते हैं वो हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से विड्रॉ किए जाते हैं, यानी भारत की संचय निधि।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, द टोटल नंबर ऑफ लीव ऑन एवरेज पे यानी LAP डेट कैन बी इनकैश्ड बाई अ रेलवे एम्प्लॉय ड्यूरिंग इंटायर सर्विस सेल नॉट एग्जिट। मीन्स एक रेल कर्मचारी द्वारा अपनी संपूर्ण सेवा अवधि के दौरान भुनाए गए कुल पूर्ण वेतन अवकाश LAP डैश से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कर्मचारी को प्रत्येक वर्ष 30 LAP प्रोवाइड करवाया जाता है। पहला 1 जनवरी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर्स और जो सेकेंड है वह 1 जुलाई को 15 LAP के रूप में क्रेडिट किया जाता है एम्प्लॉयज़ के अकाउंट्स में। टोटल 30 LAP पर ईयर्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। इस पर जो इनकैश करवा सकते हैं मैक्सिमम जो सर्विस पीरियड के दौरान वह 60 LAP मैक्सिमम वह इनकैश करा सकते हैं, जिसमें इसमें कंडीशंस कुछ रखे गए हैं कि इसको मैक्सिमम 10 LAP मैक्सिमम 1 टाइम में इनकैश करा सकते हैं और टोटल मैक्सिमम पूरे सर्विस में 6 टाइम्स की सुविधा दी जाती है, यानी 6 बार से ज़्यादा आप इनकैश नहीं करा सकते हैं। टोटल इस प्रकार आपका 60 LAP निकल कर आ रहा है और जो इनकैशमेंट करवाए जाते हैं उसके दोनों के बीच जो गैप रखा जाता है वह 2 ईयर्स का मिनिमम गैप होना अनिवार्य है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो 10 LAP लिया जाता है उसके साथ एम्प्लॉयज़ को पास या PTO साथ में लेना अनिवार्य होता है। इसके अलावा 10 LAP लिया जाता है उसके बाद मिनिमम अकाउंट में 30 LAP होना अनिवार्य है, तभी आप 10 LAP को इनकैश करवा सकते हैं। यहाँ पर सीधा पूछा गया था कितने LAP इनकैश करवा सकते हैं, तो आपका सही उत्तर 60 LAP इन सर्विस इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ फंडिंग फॉर इंडियन रेलवे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स ऑन प्रोजेक्ट। भारतीय रेलवे के अंतर्गत टोटल जो खर्च किए जाते हैं वह कैपिटल एक्सपेंडिचर्स और एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स जो होता है प्रत्येक ईयर्स खर्च किए जाते हैं, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर्स जो होता है वह कभी कभार, जैसे कि कोई हमको प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करना हो या कोई स्टेशन सेटअप करना हो, कोई बड़े वर्क्स जो हमको करना हो, उसके लिए हम जो एक्सपेंडिचर्स करते हैं वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोर्स ऑफ फंडिंग नहीं होगा रेलवे का कैपिटल एक्सपेंडिचर्स प्रोजेक्ट के तौर पर। तो यहाँ पर हम देखेंगे ऑप्शंस की तरफ, तो एक्स्ट्रा बजटरी जो रिसोर्सेज होते हैं वो भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के अंतर्गत आते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन की तरफ चले अगर तो बजटरी जो सपोर्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट होता है वो भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर्स प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है। थर्ड अगर ऑप्शन की तरफ चले अगर तो इंटरनल रिसोर्सेज ऑफ इंडियन रेलवे अगर बात करें यानी भारतीय रेलवे के आंतरिक संसाधन की, वो भी हमारा सपोर्ट करता है कैपिटल एक्सपेंडिचर्स प्रोजेक्ट पर। लेकिन जो चौथा ऑप्शन है हमारा इशू ऑफ IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर जो होता है जनरल पब्लिक के लिए, वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर्स प्रोजेक्ट जो रेलवे के होते हैं उसको सपोर्ट फंडिंग के लिए सपोर्ट नहीं करता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर D इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चले अगर तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, जनरल फाइनेंशियल रूल्स आर फ्रेम्ड बाय, मीन्स सामान्य वित्तीय नियमावली किस मंत्रालय द्वारा बनाई जाती है। तो यहाँ पर जनरल फाइनेंशियल रूल्स की अगर बात करें यानी GFR 2017 में लाया गया था, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है यानी वित्त मंत्रालय के द्वारा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर D इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, एनी रिक्वेस्ट रिसीव्ड अंडर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट हैज़ टू बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन अ पीरियड ऑफ डैश ऑफ रिसिप्ट ऑफ द रिक्वेस्ट। मीन्स सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त किए किसी आवेदन को आवेदन की प्राप्ति के डैश दिनों के अंतर निपटारा किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर बात करें कि जब भी कोई जो रिसिप्ट होता है रिक्वेस्ट कोई
तो उसको 30 डेज पीरियड दिया जाता है नॉर्मल केसेस में, जिसके अंतर्गत उसके निपटारा करना अनिवार्य होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 30 डेज के अंतर्गत कोई भी जो हमारा रिक्वेस्ट प्राप्त होता है उसका निवारण करना अनिवार्य होता है। इसके अलावा एक्सेप्शनल केस में यह बढ़कर 45 डेज तक हो सकता है। और जो अगर बात करें आरटीआई एक्ट की, तो आरटीआई एक्ट को जो अक्टूबर 2005 के अंतर्गत इंट्रोड्यूस किया गया था, सूचना अधिकार। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है प्राइमरी यूनिट्स यानी पीयू ऑफ एक्सपेंडिचर्स फॉर कंट्रेक्चुअल पेमेंट इज मिस संविदात्मक भुगतान के व्यय के लिए प्राइमरी यूनिट कौन सा है। तो यहाँ पर कंट्रेक्चुअल पेमेंट के लिए बोला गया है प्राइमरी यूनिट कौन सा होगा। तो हम बात करें कंट्रेक्चुअल पेमेंट्स की, तो वह प्राइमरी यूनिट 32 के अंतर्गत इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा जो प्राइमरी यूनिट 27 है, इसमें जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम स्टॉक 28 में कॉस्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम डायरेक्ट परचेज यानी नॉन स्टॉक के लिए है। और जो प्राइमरी यूनिट 33 जो बताया गया है वह ट्रांसफ़र ऑफ डेबिट्स और क्रेडिट्स फ्रॉम अदर यूनिट्स से रिलेटेड होता है। यहाँ पर कंट्रेक्चुअल पेमेंट्स प्राइमरी यूनिट 32 से रिलेटेड होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं द करेंट रेट ऑफ हाउस रेट अलाउंस यानी HRA पेएबल टू और रेलवे एम्प्लॉयज रिसाइडिंग इन वाई क्लास सिटी इज डैश ऑफ बेसिक पे। यानी वाई क्लास श्रेणी शहर में रहने वाले एक रेल कर्मचारी को मिलने वाले मकान किराया भत्ता यानी हाउस रेट अलाउंस उसके मूल वेतन का डैश होना चाहिए। यहाँ पर बात करें तो अलग अलग सिटी के अनुसार रेल कर्मचारी को उसके बेसिक पे का HRA प्रोवाइड करवाया जाता है, जिसमें एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी में 3 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। करेंट की अगर बात करें तो एक्स सिटी के अंतर्गत 27% ऑफ बेसिक पे, वाई सिटी के अंतर्गत 18% ऑफ बेसिक पे और जेड सिटी के अंतर्गत 9% ऑफ बेसिक पे किए जा रहे हैं वर्तमान में। जो कि मिनिमम अगर बात करें तो वह 5400, 3600 और जो लास्ट जो वाई जेड सिटी के अंतर्गत है उसको मिनिमम 1800 रुपये होना चाहिए या तो मिनिमम 9% होना चाहिए। लेकिन इसके लिए जो है नियम रखा गया है कि जब भी महंगाई भत्ता यानी डियरनेस अलाउंस 50% से ऊपर इंक्रीज करता है तो उस बेसिस पर जो यह बढ़कर 27% 30% हो जाएगा, 18% वह 20% हो जाएगा और 9% है वह 10% हो जाएगा जब महंगाई भत्ता क्रॉस कर जाएगा 50% से ऊपर। इसके अलावा अगर बात करें तो जो HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस जो है वह प्राइमरी यूनिट 4 के अंतर्गत इंक्लूड किए गए हैं। इसी के अंतर्गत उस पर एक्सपेंडिचर्स किए जाते हैं यानी हाउस रेंट अलाउंस पर एक्सपेंडिचर्स किए जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया था वाई सिटी के लिए, तो वाई सिटी के लिए आपका सही उत्तर 18% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है एक्सपेंडिचर्स फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ ओवर एज्ड ट्रैक ई जनरली चार्जेड टू बीच फंड। मिस अधिक आयु वाले रेल पथ के बदलाव का खर्चा साधारणतः किस फंड को चार्ज किया जाता है। तो यहाँ पर जो भी ओल्ड एसेट्स होते हैं, चाहे यहाँ पर ओवर एज ट्रैक के लिए बोला गया है तो उसके रिन्यूअल्स या रिप्लेसमेंट के लिए जो फंड दिए जाते हैं वह DRF फंड होता है यानी डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। डिप्रिसिएशन का यहाँ पर मतलब होता है मूल्यह्रास, यानी कोई भी एसेट्स के
मूल्यह्रास हो जाए तो उसको रिप्लेसमेंट या रिन्यूअल्स करने में जो फंड इस दिए जाते हैं वो डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है एक्सपेंडिचर्स फॉर मेंटेनेंस ऑफ ब्रिज चार्जेड टू डिमांड नंबर डैश ऑफ ऑर्डिनरी वर्किंग एक्सपेंसेस। मिस पुलों के रख रखाव पर व्यय को ऑर्डिनरी वर्किंग खर्चों के डिमांड नंबर संख्या डैश में चार्ज किया जाता है। चूँकि जो ब्रिज मेंटेनेंस ऑफ ब्रिज होता है वो पीबीए के अंतर्गत आता है, यानी परमानेंट बीए के अंतर्गत आता है, और इसके अंतर्गत जो भी एक्सपेंडिचर्स किए जाते हैं रिपेयर्स और मेंटेनेंस पर वो डिमांड नंबर 4 के अंतर्गत रखा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा जो भी हमारा रिपेयर और मेंटेनेंस पर जो खर्च होता है डिमांड नंबर 4 में हमारा पीबीएस से रिलेटेड है। डिमांड नंबर हमारा 5 में मोटिव पावर, डिमांड नंबर 6 के अंतर्गत कैरिज एंड वैगन के मेंटेनेंस से रिलेटेड है, रिपेयर और मेंटेनेंस से रिलेटेड। जबकि जो हमारा डिमांड नंबर 7 है उसके अंतर्गत प्लांट एंड इक्विपमेंट के रिपेयर और मेंटेनेंस से रिलेटेड होता है। ये हमारा टोटल 4, 5, 6, 7 जो डिमांड नंबर है वो मेंटेनेंस एंड रिपेयर से रिलेटेड होता है। इसके अलावा जो हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो होता है उसके अंतर्गत टोटल 3 डिमांड नंबर रखे गए हैं, 8, 9 और 10 डिमांड नंबर रखे गए हैं। 8 के अंतर्गत हमारा रोलिंग स्टॉक एंड इक्विपमेंट पर जो ऑपरेटिंग खर्च होते हैं उसको रखा गया है। जबकि 9 के अंतर्गत ट्रैफिक पर जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं उसको इंक्लूड किया गया है। और 10 के अंतर्गत हमारा फ्यूल्स पर जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं उसको इंक्लूड किया गया है। यहाँ पर आपका सही उत्तर डिमांड नंबर 4 ब्रिज के मेंटेनेंस से डिमांड नंबर रिलेटेड होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है अ ग्रुप बी रेलवे ऑफिसर्स कैन एक्सेप्ट अ गिफ्ट ऑफ वैल्यू अप टू डैश ऑन ओकेजन ऑफ रिलीजियस फंक्शंस फ्रॉम हिज नियर रिलेटिव्स हैविंग नो ऑफिशियल डीलिंग्स विथ हिम विदाउट रिपोर्टिंग दिस टू द गवर्नमेंट। मिस यहाँ पर बोला गया है कि एक ग्रुप बी ऑफिसर्स रेलवे का होगा, वो धार्मिक समारोह के अवसर पर अपने नज़दीकी रिश्तेदारों से जिनसे उसका कोई आधिकारिक लेन देन नहीं हो तो वह डैश कीमत तक का उपहार सरकार को बिना सूचना दिए प्राप्त कर सकता है, वो गिफ्ट रिसीव कर सकता है, जो कि ऑफिशियल डीलिंग नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर बात करें ग्रुप बी ऑफिसर्स के लिए बोला गया है तो इस बेसिस पर जब वो गवर्नमेंट को सूचना न दे और ऑफिशियल डीलिंग भी ना हो तो उस केस में जो मैक्सिमम लिमिट रखा गया है वो 15,000 रखा गया, यानी 15,000 रुपये तक ग्रुप बी ऑफिसर्स रिसीव कर सकता है गिफ्ट अपने रिलेटिव से। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा जो ग्रुप ए के ऑफिसर्स होते हैं रेलवे के उसको यह एग्जेम्पशंस छूट दिया गया है, वह 25,000 रुपये तक के कीमत की गिफ्ट को रिसीव कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है इन इंडियन रेलवे ऑल द एक्टिविटीज आफ्टर अवार्ड ऑफ वर्क कंट्रैक्ट आर डील्ड ऑन डैश ऑनलाइन पोर्टल। इस भारतीय रेलवे में कार्य संविदाएं अवार्ड करने के बाद की सभी गतिविधियां डैश ऑनलाइन पोर्टल के पर डील की जाती है। तो यहाँ पर अगर बात करें कि जितने भी भारतीय रेलवे के अंतर्गत जो भी एक्टिविटीज़ होते हैं अवार्ड ऑफ वर्क कंट्रैक्ट के अंतर्गत, तो वह जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो भेजा जाता है वो IRWCMS होता है। यानी बात करें तो वर्क WCMS का फुल फॉर्म होता है वर्क कंट्रैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसके अंतर्गत जो भी वर्क कंट्रैक्ट डील किए जाते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भारतीय रेलवे के अंतर्गत। इसके अंतर्गत अगर बात करें तो इसकी शुरुआत 1 मई 2020 को किया गया था। इसके अंतर्गत जो इंटीग्रेटेड जो IREPS है जिसका काम लिया जाता है इंपोर्टिंग डाटा के लिए, जबकि जो IPAS है यानी
इंटीग्रेटेड पेरोल एंड अकाउंटिंग सिस्टम, जिसके अंतर्गत जो रिलीज और पेमेंट किए जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट के, उसको इसके अंतर्गत इंक्लूड किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, डैश इज अ सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड टू बी गिवन फॉर परचेज ऑफ एन आइटम व्हेन नो अदर मेक और ब्रांड इज सुटेबल। मिस यहाँ पर बोला गया है कि डैश एक प्रमाण पत्र है जो उस आइटम की खरीद के लिए देने की आवश्यकता होती है जिसके लिए और कोई दूसरा मेक और ब्रांड उपयुक्त नहीं हो। यानी जब भी कोई रेलवे के अंतर्गत सामान परचेज करने के लिए हमारा टेंडर इशू किए जाते हैं, जिसके अंतर्गत हमारा जो टेंडर होते हैं ओपन टेंडर, सिंगल टेंडर, अलग अलग तरह के लिए हमारा टेंडर इशू किए जाते हैं, जिसके अंतर्गत जो हमारा कोई भी ब्रांड सुटेबल ना हो और कोई भी अदर अलावा इसके अलावा फिक्स अलावा हमारा जो ब्रांड सुटेबल नहीं होता है तो उसके लिए हमारा PAC जारी किया जाता है, यानी प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट, जो कि सिंगल टेंडर के अंतर्गत आता है। और यह तब जारी किया जाता है जब कोई ऑब्जेक्ट यानी वस्तु के लिए कोई नो अदर ब्रांड सुटेबल हो या कोई स्पेसिफिक वर्क के लिए जारी किया गया हो या तो इमरजेंसी केस में अगर उसकी रिक्वायरमेंट हो तो उस बेसिस पर PAC जारी किया जाता है सिंगल टेंडर के अंतर्गत। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर हमारा A इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट इशू किए जाएंगे एज सिंगल टेंडर के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो द मैक्सिमम टाइम फॉर अपीलिंग अगेंस्ट एनी पेनाल्टी इम्पोज ऑन अ रेलवे एम्प्लॉयज इज नॉर्मली डैश फ्रॉम द डेट ऑफ विच द पेनाल्टी ऑर्डर इज डिलीवर्ड टू द एम्प्लॉयज। मिस एक रेलवे कर्मचारी पर लगाई गई किसी शास्ति के विरुद्ध अपील करने के लिए अधिकतम समय शास्ति आदेश उस कर्मचारी को दिए जाने के डैश पीरियड के अंतर्गत करना होता है। तो यहाँ पर जब भी कोई कर्मचारी पर पेनाल्टी इम्पोज किया जाता है तो उसको एक टाइम पीरियड दिया जाता है ताकि वह अपना पक्ष रख सके। तो उसके लिए यह 45 डेज का पीरियड रखा गया है जो कि ऑप्शन नंबर B में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर B इसका सही उत्तर हो जाएगा 45 डेज। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है Which department is responsible for finalizing the contract related to sale of P-Bay scrap, यानी परमानेंट बे के अंतर्गत जो स्क्रैप आते हैं उसकी संबंधी जो ठेकों को तय करने के लिए जिम्मेदारी किस विभाग को दी गई है जब उसके स्क्रैप को बेचने के लिए रिक्वायरमेंट हो। तो उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो स्टोर डिपार्टमेंट को दिए गए हैं, यानी भंडार विभाग को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर A इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट यानी APR ऑफ ऑल ग्रुप C रेलवे एम्प्लॉयज शुड प्रेजेंटली बी डील्ड ऑन विच ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, यानी सभी ग्रुप ग समूह के रेलवे कर्मचारी की एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट APR अभी किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर निपटारा की जाती है। तो यहाँ पर बात करें तो जो APR प्रत्येक वर्ष दिया जाता है रेलवे एम्प्लॉयज़ का वो HRMS के थ्रू किया जाता है, यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत। यहाँ पर ऑप्शन नंबर A इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है हु आउट ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी कंसिडर्ड एज फैमिली मेंबर्स एज पर द डेफिनेशंस गिवन इन पास रूल्स, यानी पास नियमों में दी गई परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा परिवार का सदस्य नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर अगर बात करें पास रूल्स के अंतर्गत फैमिली मेंबर्स की तो कर्मचारी के पति या पत्नी यानी स्पाउस जो भी हो वह फैमिली मेंबर्स के अंतर्गत आएंगे, या उसके जो सन्स यानी डॉटर्स या पुत्र होंगे जो कि 21 साल अटेंड ना किया हो, यानी 21 साल पूरा ना किया हो, तो उस केस में वह फैमिली मेंबर्स के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा अगर कोई सन्स है और वो 21 ईयर से
ज़्यादा हो चुका है तो उस बेसिस पर भी इंक्लूड किए जाएंगे, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस है कि वह बोनाफाइड स्टूडेंट होना चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से। सेकेंड है कि वह कोई भी रिसर्च में इंगेज होना चाहिए जो कि जिसके अंतर्गत स्टाइपेंड प्रोवाइड नहीं करवाया जाता हो, यानी जो स्टाइपेंड जो दिया जाता है रिसर्च के लिए वह नहीं दिया जाता हो, तो उस बेसिस पर उसको इंक्लूड किया जाएगा। तीसरा कंडीशन रखा गया है कि वो आर्टिकल्ड क्लर्क के तौर पर चार्टेड अकाउंटेंट के अंतर्गत काम कर रहा हो, तो वह उसको भी फैमिली मेम्बर्स के तौर पर इंक्लूड किए जाएंगे, चाहे वो 21 ईयर से एबव हो जाए। चौथा है कि वो इनवैलिड हो चुका हो तो उसको रेलवे डॉक्टर के द्वारा अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट के तौर पर सर्टिफिकेट के आधार पर उसको फैमिली मेम्बर्स कंसीडर किए जाएंगे। इसके अलावा है कि जो डॉटर होंगे अनमैरिड, किसी भी एज के अनमैरिड डॉटर्स को फैमिली मेम्बर्स के तौर पर इंक्लूड किया जाता है। इसके अलावा जो लीगली डाइवर्स्ड यानी तलाकशुदा या विडो डॉटर्स जो कि फुल्ली डिपेंडेंट होना चाहिए एम्प्लॉयज़ पर, उसको भी फैमिली मेम्बर्स के तौर पर इंक्लूड किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन की तरफ अगर चले तो पहला ऑप्शन दिया गया है सन एज 24 ईयर्स स्टार्टिंग इन रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में अगर पढ़ रहा हो, बोनाफाइड इंस्टीट्यूट स्टूडेंट हो, तो उस बेसिस पर उसको फैमिली मेम्बर्स कंसीडर किए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमसे प्रश्न पूछा गया था नॉट कौन सा नहीं होगा। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट जो दिया गया वो हमारा फैमिली मेम्बर्स के अंतर्गत आ रहा है। सेकेंड अगर चले तो अनमैरिड डॉटर ऑफ एज 25 ईयर्स। तो यहाँ पर जो कंडीशंस है फैमिली मेम्बर्स का कि अनमैरिड डॉटर्स ऑफ एनी एज, किसी भी एज का, नॉट 25 ईयर्स, किसी भी एज का अनमैरिड डॉटर होगा तो उसको फैमिली मेम्बर्स के तौर पर कंसीडर किए जाएंगे। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है कि विडो डॉटर्स डिपेंडेंट ऑन रेलवे एम्प्लॉयज। विडो डॉटर्स या लीगली डाइवर्स जो डॉटर्स होते हैं जो कि फुल्ली डिपेंडेंट होना चाहिए रेलवे एम्प्लॉयज पर, तो उसको भी फैमिली मेम्बर्स के तौर पर कंसीडर किए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ऑप्शन सही है। चौथे ऑप्शन की देखिए तो सन एज 20 ईयर्स हु अर्न्स मंथली सैलरी, यानी किसी भी कंडीशन में अगर सन्स चाहे वो 21 ईयर्स से कम हो या ज़्यादा हो, वह सैलरी कमा रहा हो तो उस बेसिस पर उसको फैमिली मेम्बर कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि वह मंथली बेसिस पर अपना इनकम जनरेट कर रहा हो तो उस बेसिस पर उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिस कंडीशंस में उसको फैमिली मेम्बर्स कंसीडर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है इफ अ रेलवे एम्प्लॉयज हैज यूज्ड ऑल प्रिविलेज पासेज ड्यू इन दैट कैलेंडर ईयर्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस ही कैन बी इशूड वन मोर प्रिविलेज पासेज ड्यूरिंग द सेम कैलेंडर ईयर। मीन्स यदि कोई रेल कर्मचारी उस कैलेंडर वर्ष में बकाया सभी सुविधा पास इस्तेमाल कर चुका हो तो निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में उसे उसी कैलेंडर वर्ष में एक और सुविधा पास जारी किया जा सकता है। तो इसके लिए कंडीशन है कि अगर वह जितने भी 3 फास्ट सेटेज या 1 सेट पास या ऑफिसर्स ग्रेड के जो 6 सेट पास इशू किए जाते हैं, तो उस कंडीशन में अगर वह पूरे के पूरे अपने प्रिविलेज पास ले चुके हैं उस कैलेंडर ईयर्स में, तो अगर वह लेना चाहे तो उसकी जो अगले साल की जो शुरुआत से जो यात्रा होंगी अगले साल की, उस बेसिस पर उसको करेंट ईयर्स में पास इशू किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन की तरफ चले तो इट कैन बी इशूड फॉर जर्नी कमेंसिंग इन नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा कि इसे अगले वर्ष में प्रारंभ होने वाली यात्रा के लिए जारी किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसके अलावा जो ऑप्शंस है इट कैन बी इशूड विथ स्पेशल परमिशन नहीं हो सकता है, इट कैन नॉट बी इशूड भी गलत है, और इट कैन बी इशूड इन ली ऑफ द 3 पीटीओज इन दिस। यहाँ पर प्रिविलेज पासेस के बारे में चर्चा किया गया, पीटीओ से कोई लेना देना है नहीं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है हु अपॉइंट्स द प्रेजेंटिंग ऑफिसर्स इन मेजर पेनाल्टी डिसिप्लिनरी एक्शन केस। किसी भी बड़ी शास्ति में अनुशासनिक कार्रवाई के केस में जो प्रेजेंटिंग अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है। तो यहाँ पर प्रेजेंटिंग ऑफिसर्स की अगर अपॉइंटमेंट की अगर बात करें तो वह डिसिप्लिनरी अथॉरिटी करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर
डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी यानी अनुशासनिक प्राधिकारी इसको अपॉइंटमेंट करेंगे, जो कि प्रेजेंटिंग ऑफिसर्स को अपॉइंट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेशनल हॉलीडे फॉर रेलवे ऑफिसर्स। निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे ऑफिसर्स के लिए यानी रेलवे कार्यालयों के लिए राष्ट्रीय अवकाश नहीं है। तो यहाँ पर बात करें तो रेलवे ऑफिसर्स के लिए जो नेशनल हॉलीडे एनएच प्रोवाइड करवाया जाता है वह ऑप्शन से देखिएगा तो रिपब्लिक डे जो है वह 26 जनवरी को प्रत्येक ईयर्स मनाया जाता है, जबकि जो इंडिपेंडेंस डे है वह 15 अगस्त को मनाया जाता है, जिस दिन भी एनएच होता है, और महात्मा गांधी बर्थडे यानी 2 अक्टूबर को मनाए जाते हैं। ये तीनों को एज एनएच कंसीडर किया गया है, लेकिन जो चौथा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू बर्थडे, इसको एनएच के तौर पर कंसीडर नहीं किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिस दिन एनएच प्रोवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, एट द डिविजनल लेवल द डिविजनल ऑफिसर्स शुड मीट द ब्रांचेज ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड यूनियंस एट लीस्ट वंस इन। मिस मंडल स्तर पर मंडलीय अधिकारी को सभी मान्यता प्राप्त यूनियनों की शाखाओं से कम डैश में एक बार बैठक करनी चाहिए। तो जो डिविजनल लेवल पर जो ऑफिसर्स होते हैं वो रिकॉग्नाइज्ड यूनियंस के जो मीटिंग की बात की गई है वह 2 महीने के अंतराल पर किया जाना अनिवार्य है। तो यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 2 मंथ्स के बेसिस पर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ए रेलवे एम्प्लॉयज इज डीम्ड टू हैव बीन प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन इफ ही इज डिटेन्ड इन पुलिस कस्टडी फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग। जब भी कोई कर्मचारी को पुलिस हिरासत में लिया जाता है तो उस कंडीशन में जब वह 48 आवर से ज़्यादा वह कस्टडी में रहा हो तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, जब से उसको पुलिस हिरासत में लिया गया हो। तो उस कंडीशंस को डीम्ड सस्पेंशन के नाम से जानते हैं, और वह 48 आवर्स के ज़्यादा कंडीशंस में होने पर यह किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा भी जो सस्पेंशन कुछ होते हैं, इसमें हमारा SF1 में हमारा सस्पेंशन रखा गया है। SF2 जो कि जो डीम्ड सस्पेंशन है इसके अंतर्गत ही हमारा SF2 के अंतर्गत हमारा जो पेनाल्टी इशू किए जाते हैं कर्मचारी को, स्टैंडर्ड फॉर्म 2 इशू किया जाता है डीम्ड सस्पेंशन के कंडीशंस पर। जबकि हमारा SF3 है वो ग्रांट ऑफ सब्सिक्वेंट अलाउंसेस यानी निर्वाह भत्ता की स्वीकृति। SF4 होता है रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन यानी निलंबन की बहाली। SF5 चार्जशीट फॉर मेजर पेनाल्टी यानी बड़ी शास्ति के लिए चार्जशीट इशू करना। SF6 होता है हमारा रिफ्यूजिंग परमिशन टू इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट यानी किसी भी डॉक्यूमेंट की इंस्पेक्ट करने से मनाही होता है, परमिशन देना नहीं होता है। जबकि SF7 जो होता है हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी का ऑफिसर्स। SF8 होता है हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफिसर्स। SF9 को डिलीट कर दिया गया है वर्तमान में, जबकि SF10 के अंतर्गत अपॉइंटमेंट इन कॉमन प्रोसीडिंग्स यानी समान प्रक्रियाओं में अपॉइंटमेंट जो किए जाते हैं वो SF10 के अंतर्गत आता है। जबकि SF11 के अंतर्गत चार्जशीट फॉर माइनर पेनाल्टी होता है यानी छोटी शास्ति को जारी करने के लिए जो चार्जशीट इशू किए जाते हैं वो हमारा SF11 के अंतर्गत आता है। यहाँ पर हमारा जितने भी इस्टेब्लिशमेंट और जो फाइनेंशियल रूल्स के प्रश्न थे डिस्कस कर लिए हैं। आगे जो 10 प्रश्न है उसको एक एक करके हम ऑफिशियल लैंग्वेज के प्रश्न को डिस्कस करेंगे, इसलिए चलिए आगे देखते हैं पहले प्रश्न की ऑफिशियल लैंग्वेज सेक्शंस के अंतर्गत। ऑफिशियल लैंग्वेज के पहले प्रश्न को देखें तो यहाँ पर पूछा गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ अवार्ड गिवन फॉर राइटिंग ओरिजिनल बुक इन हिंदी ऑन टेक्निकल रेलवे सब्जेक्ट। मिस तकनीकी रेल विषयों पर हिंदी में मूल पुस्तक लिखने पर दिए जाने वाले पुरस्कार का नाम क्या है। तो रेलवे के अंतर्गत अलग अलग टाइप के जो बुक्स लिखे जाते हैं जो कि ओरिजिनल होनी चाहिए राइटर्स की, तो उस बेसिस पर उसको अवार्ड दिए जाते हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया टेक्निकल सब्जेक्ट पर अगर बुक लिखा जाता है तो उस बेसिस पर उसको लाल बहादुर शास्त्री टेक्निकल पुरस्कार प्रोवाइड करवाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा जो है
प्रेमचंद अवार्ड दिया जाता है, जो कि हिंदी नोवेल या स्टोरी लिखने पर दिया जाता है। अपनी उपन्यास और कहानी के लिखने पर प्रेमचंद अवार्ड प्रोवाइड करवाया जाता है। जबकि एक है मैथिली शरण गुप्त अवार्ड, जो कि हिंदी पोएम यानी कविता को संग्रह करने पर या लिखने पर उसको मैथिली शरण गुप्त अवार्ड प्रोवाइड करवाया जाता है। ऑफिशियल लैंग्वेज के सेकेंड प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो पूछे गए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेंटिव गिवन टू रेलवे एम्प्लॉयज ऑन पासिंग हिंदी एग्जामिनेशंस। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए रेलवे कर्मचारी को दिए जाने वाले प्रोत्साहन नहीं है। यानी जब अलग अलग अगर पास किया जाता है कर्मचारी के द्वारा जो एग्जामिनेशंस होते हैं हिंदी एग्जामिनेशंस, उसको पास करने पर उसको अलग अलग अवार्ड दिया जाता है, जैसे कैश अवार्ड, पर्सनल पे, लमसम अवार्ड वगैरह प्रोवाइड करवाया जाता है। लेकिन आउट ऑफ टर्न प्रमोशन यानी कोई भी प्रमोशन उसके अंतर्गत शामिल नहीं है, यानी कोई भी प्रमोशन दिया नहीं जाता है उसके अंतर्गत। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस कोई भी हिंदी एग्जामिनेशन को पास करने पर नहीं दिया जाता है इंसेंटिव के तौर पर। लैंग्वेज की थर्ड प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो इफ़ अ रेलवे एम्प्लॉयज वर्किंग इन केरला वांट्स टू रिकॉर्ड अ नोट ऑन फाइल इन हिंदी, यानी यदि केरल में काम करने वाली कोई रेल कर्मचारी फाइल पर हिंदी में नोट रिकॉर्ड करना चाहता हो तो उस बेसिस पर क्या होगा। तो उस बेसिस पे वह हिंदी में रिकॉर्ड कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की तरफ चले तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ही कैन डू सो, यानी वो ऐसा कर सकता है, अगर हिंदी में चाहता हो तो हिंदी में कर सकता है। ऑफिशियल लैंग्वेज की नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो पूछे गए हैं, विच वाज द मेन लैंग्वेज यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पस ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया अप टू ईयर 1965, यानी 1965 तक भारत संघ के आधिकारिक उद्देश्य के लिए उपयोग की जाने वाली मुख्य भाषा कौन सी थी। तो यहाँ पर बात करें तो 1965 से पहले तक मेन लैंग्वेज के तौर पर ऑफिशियल पर्पस के लिए अंग्रेजी का इस्तेमाल किया जाता था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न की बात करें ऑफिशियल लैंग्वेज की तो यहाँ पर पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस एन एम्प्लॉय शैल नॉट बी डीम्ड टू पोसेस द प्रोफिशिएंसी इन हिंदी। निम्नलिखित में से कौन से केस में एक कर्मचारी को हिंदी में प्रवीणता रखने वाला नहीं माना जाएगा, यानी उसको हिंदी में प्रवीणता रखने वाला नहीं माना जाएगा। जो 4 कंडीशन यहाँ पर दिए गए हैं ऑप्शंस में, तो यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस की तरफ यहाँ पर देखेंगे हम। पहले ऑप्शन की तरफ चले अगर तो बोला गया ही हैज पास्ड द मैट्रिकुलेशन और एनी इक्विवेलेंट और हायर एग्जामिनेशन विथ हिंदी एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। अगर जिस कंडीशन में अगर वो मैट्रिकुलेशंस में पास किया हो या हायर एग्जामिनेशंस विथ हिंदी मीडियम के साथ, तो उस कंडीशन में उसको हिंदी में योग्य माना जाएगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जो कि नॉट के अंतर्गत नहीं आएगा। सेकेंड ऑप्शन की तरफ चले अगर तो ही हैज टेकन हिंदी एज इलेक्टिव सब्जेक्ट इन पासिंग द डिग्री एग्जामिनेशंस और एनी अदर एग्जामिनेशंस इक्विवेलेंट टू और हायर देन द डिग्री एग्जामिनेशन, यानी उसने डिग्री परीक्षा या उसके बराबर या उससे अधिक किसी अन्य परीक्षा को पास करने के लिए हिंदी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया हो, तो उस कंडीशन में भी वो हिंदी योग्य माना जाएगा। थर्ड ऑप्शन में दिया गया है यहाँ पर कि ही डिक्लेयर्स हिमसेल्फ टू पोसेस प्रोफिशिएंसी इन हिंदी इन द फॉर्म एनेक्स टू ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976, यानी वो राजभाषा नियम 1976 के साथ संलग्न फॉर्मों में स्वयं को हिंदी प्रवीणता रखने की घोषणाएं करता है, तो उस बेसिस पर भी उसको हिंदी में योग्य माना जाएगा। लेकिन वह ही कैन स्पीक हिंदी फ्लुएंटली, तो उस बेसिस पर उसको नहीं माना जाएगा कि वो योग्य है या अयोग्य है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिस बेसिस पर यहाँ पर हमारा वह हिंदी में प्रवीण नहीं माना जाएगा। इसी लैंग्वेज की नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो पूछे गए हैं, विच कमेटी रिव्यूज द प्रोग्रेस मेड इन द प्रोग्रेशंस ऑफ हिंदी इन एनी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, मीन्स किसी मंत्रालय या विभाग में हिंदी के प्रचार प्रसार में हुई प्रगति की समीक्षा कौन सी समिति करता है। तो यहाँ पर बात करें तो हिंदी में कोई भी
प्रोपेगेशंस मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट की जो रिव्यू करता है कमेटी, वो हिंदी सलाहकार समिति के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ऑफिशियल लैंग्वेज के पूछे गए हैं। व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ मीटिंग्स ऑफ टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, यानी TOLIC की मीटिंग का आवधिकता कितने अंतराल पर होता है? तो टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी की अगर बात करें तो वो 6 महीने के अंतराल पर कराए जाते हैं मीटिंग इसकी। तो यहाँ पर 1 in 6 month ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 6 महीनों में एक बार। इसकी अगर चेयरमैन की बात करें तो इसके चेयरमैन जो होते हैं टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के, वह सीनियर मोस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स द सिटी होता है, यानी जिस सिटी में इसको करवाया जा रहा हो उस सिटी का जो सेंट्रल गवर्नमेंट के सीनियर मोस्ट जो ऑफिसर्स होंगे वो इसको चेयर करेंगे, यानी अध्यक्षता करेंगे इसकी। इसके अलावा अगर आपसे सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी पूछा जाता है तो इसकी मीटिंग 3 मंथ के अंतराल पर होगा। ऑफिशियल लैंग्वेज की नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो बीच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट इंक्लूडेड इन 8 शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया थ्रू इट इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द सम स्टेट्स ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है लेकिन भारत के किसी राज्य की आधिकारिक भाषा के तौर पर अभी वर्तमान में है? तो ऐसा लैंग्वेज इंग्लिश है जिसको अभी वर्तमान तक ऑफिशियल लैंग्वेज में शामिल नहीं किया गया है 8वीं अनुसूची के अंतर्गत, लेकिन वह नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश 2 स्टेट्स के ऑफिशियल लैंग्वेज के अंतर्गत शामिल किया गया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंग्रेजी ऐसा लैंग्वेज है जो कि नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत इसको एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज शामिल किया गया है। ऑफिशियल लैंग्वेज की नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स 1976 आर नॉट एप्लीकेबल टू बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, यानी राजभाषा नियम 1976 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य पर यह लागू नहीं होता है? तो 1976 ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स की अगर बात करें तो वह तमिलनाडु स्टेट्स पर लागू नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। की नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द कमिटी विच वाज फॉर्म्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, यानी राजभाषा आयोग की सिफारिश पर गठित समिति के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर बात करें ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशंस की तो इसका गठन 7 जून 1955 में किया गया था। राजभाषा आयोग यानी ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन का गठन 7 जून 1955 को किया गया था, जिसमें बोला गया था कि प्रोग्रेसिव यूज ऑफ हिंदी लैंग्वेज फॉर ऑल ऑफिशियल पर्पस ऑफ यूनियन, यानी जो जितने भी यूनियंस के स्टेट्स वगैरह है उसमें ऑफिशियल पर्पस के तौर पर हिंदी को यूज किया जाए, इसके प्रोग्रेसिव के लिए राजभाषा आयोग का गठन किया गया था 7 जून 1955 को, जिसकी रिकमेंडेशन दिया गया था एक कमेटी को बनाने के लिए, जिसके पहले चेयरमैन की अगर बात करें तो पहले चेयरमैन इसके थे गोविंद बल्लभ पंत। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि जो अगर आपसे पूछा जाए कि ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशंस के अध्यक्ष कौन थे तो वह बीजी खेर थे, जिन्होंने एक कमेटी बनाया था इसकी जांच के लिए, जिसकी अध्यक्षता गोविंद बल्लभ पंत कर रहे थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो यहाँ पर वीडियो को आप शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना पेपर भेजना चाहो या सुझाव भेजना चाहो तो आप भेजना ना भूलें। धन्यवाद।